हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनटीए टेस्ट नंबर 52 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, द कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 40 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर -5। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ बन जाता है x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर -5 लिख सकते हैं। एंड फर्दर जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 40 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर है। नाउ वी कैन सी कि आपको मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -10, तो -10 और 40 कितना हो गया 30 पावर हो गया और नीचे x की पावर -10 बनेगा जिसे ऊपर आप x की पावर 10 लिख सकते हैं। तो अगर आपको कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 चाहिए तो आपको कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 लेना पड़ेगा। कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 लेना पड़ेगा इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 30, क्योंकि ऑलरेडी x10 तो बाहर पड़ा ही है ना। तो अगर अंदर x10 होगा तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ही x की पावर 20 बन पाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 30 में अगर आपको x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए तो एक्स स्क्वायर के ऊपर 5 पावर लगनी चाहिए। इसका मतलब 30C5 आपके पास कोफिशिएंट आएगा, जिसे हम लोग 30C25 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एफ एक्स आपके पास जो दिया हुआ है वो इस तरीके से है x-2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, जिसके फैक्टर्स आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, तो आपका ये दोनों ही पार्ट जो है एक के और ये के दोनों ही एवरीवेयर कंटिन्यूस होंगे। तो आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो ये तो कंटिन्यूटी एवरीवेयर है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो आपको तो इनकरेक्ट ढूंढना है। तो आपके पास इसके बाद सी और डी पे चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मॉड्यूलस एक्स जो होता है वो 0 पे नॉन डेरिवेबल होता है। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट 1 और 2 पे नॉन डेरिवेबल होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस x-2 2 आपके पास इस फंक्शन का रिपीटेड रूट आ जाता है, इसलिए 2 पे फंक्शन आपका डेरिवेबल होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लेकिन 1 पे स्टिल डिफरेंशियबिलिटी नहीं आएगी, आप लोग देख सकते हैं। जिसका मतलब जो स्टेटमेंट सी पार्ट है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर यही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके पास क्या दिया हुआ देखें, लेट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आप लोग अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें तो तो आपके पास ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो किस फॉर्म में दे रखे हैं। देखो -3 देख सकते हैं, इसमें -3 और यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे -3 और 4 आ रहा है, इसमें -3 और 4 आ रहा है। फिर इसके बाद प्लस आ रहा है 2 cos साइन थीटा और यहाँ पे +2 cos थीटा आ रहा है, यहाँ पे +2 cos थीटा, यहाँ पे -2 साइन थीटा आ रहा है। इस तरह से -2 cos थीटा और +2 cos थीटा इस तरीके से आपके पास आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो x0 प्लस आर कॉस थीटा एंड y0 प्लस आर साइन थीटा होते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक से ऑब्जर्व करूँ तो आपके पास ये x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, इस इक्वेशन को ये तीनों ही वर्टिसेस जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3,4 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर इसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड को फाइंड करें, क्योंकि आपको इसने कहा है कि इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रॉइड भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम करेंगे तो आपके पास 2 साइन थीटा तो गया, तो आपको मिल गए -9 और +2 cos थीटा, +2 cos थीटा बाई 2 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे तो आपके पास इसके सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, तीनों के वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ लें तो आपके पास बन गया 12 और -2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3, सॉरी ये 3 आएगा। तो ये आपके पास हो गया इसका सेंट्रॉइड। अब अपन को क्या फाइंड करना है, इस सरकम सेंटर एस
और इस सेंट्रॉइड जी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो एस जी आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल ही सकते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इस सेंट्रॉइड को थोड़ा और इस तरह से लिख देता हूँ, तो ये आपको मिल गया -3 + 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3, और 3 को भी दोनों के नीचे लिखेंगे तो आपको मिला 4 - 2/3 साइन थीटा। तो आपको इसको -3, 4 से इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो एस जी आपके पास क्या आएगा, देख सकते हैं कि एस के कोऑर्डिनेट्स -3, 4 है, और ये -3, 4 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स को घटा करके जोड़ेंगे तो आपको मिला 2/3 cos थीटा का स्क्वायर, और फिर इसके बाद -2/3 साइन थीटा का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, तो यहाँ पे 4/9 कॉमन आएगा, तो अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि 1 हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पास ये डिस्टेंस 2/3 के बराबर आ गई है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि P इम्प्लाइज Q जो होता है वो नेगेशन P डिसजंक्शन Q होता है। तो यहाँ पे हम लोग P इम्प्लाइज Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन नेगेशन Q की बात करेंगे। तो ये आपके पास बन गया नेगेशन P डिसजंक्शन Q और डिसजंक्शन P कंजंक्शन नेगेशन Q। आप लोग देख सकते हैं कि डी मॉर्गन लॉ से हम लोग अगर नेगेशन को बाहर ले लें और अंदर भी ले लें तो अंदर दोनों पे नेगेशन लगेगा, क्योंकि 2 बार नेगेशन तो लिया जा सकता है किसी भी स्टेटमेंट का। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये और ये सेम है। तो अगर मैं इससे R मान लूँ तो ये एक तरह से नेगेशन R डिसजंक्शन R आपके पास बन गया। तो आप लोग को पता ही है कि किसी भी स्टेटमेंट का और इसके नेगेशन का अगर डिसजंक्शन लेंगे तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि अगर ये R ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया तो ट्रू आ गया, और अगर R फॉल्स है तो ये ट्रू आ जाएगा, तो डिसजंक्शन फिर से ट्रू आ जाएगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है एक टॉटोलॉजी है, इस तरीके से इस क्वेश्चन में देखा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन 5 आपके पास है, ए और बी दो सेट्स आपको दे रखे हैं। ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट है और बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट है। तो ऐसे केस में आपको बताना है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे। देन टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी नॉट हैविंग मोर देन 5 एलिमेंट्स, यानी कि आपको 5 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं चाहिए उस सबसेट के अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख लें कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये आपके पास एन ए इंटू एन बी होगा, यानी कि 8, यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स आपके पास है। तो किसी सेट में अगर किसी सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं 2 की पावर 8। लेकिन आपको 5 से ज़्यादा एलिमेंट वाला सबसेट नहीं चाहिए, तो एक काम करें 8 से 6 जो 6 एलिमेंट को सेलेक्ट करके हम सबसेट बनाएंगे, या फिर 7 एलिमेंट को सेलेक्ट करके सबसेट बनाएंगे, या फिर 8 में से 8 ही सेलेक्ट करके सबसेट बनाएंगे। तो ये तरीके हमने घटा दिए। तो इसका मतलब हम लोग इसमें काउंटिंग अपोजिट से जा रहे हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं 2 की पावर 8, और उसमें से हमने घटा दिया वो केसेस जो हमें नहीं चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 की पावर 8 तो आपके पास हो गया 512। 8c6 को 8c2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 8/7/2 दैट इज 28, और 8c7 को 8c1 लिखा जा सकता है जो कि 8 हो जाएगा, और 8c8 1 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 37 हो गया। तो आपके पास 512 माइनस 37 आ जाएगा। तो इसको आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी के टोटल एलिमेंट्स आपको 8 मिल रहे हैं। तो आपको चाहिए था कि 5 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए उस सबसेट के अंदर। तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। 2 की पावर 8 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। 8c6 तरीके हमने घटा दिए क्योंकि हमें 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं चाहिए। तो 8c6 आपके पास 8c2 आ ही जाएगा 37। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और मुझे लग रहा है कि इसमें आंसर तो दे ही नहीं रखा, तो अपन एक बार देख लेते हैं। फिर भी ये हो गया आपके पास 50 - 3 47। तो ये आपके पास आंसर आता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो 475 आंसर आ रहा है इसका। ए और बी दो सबसेट्स आपके पास, दो ए और बी दो सेट्स आपके पास हैं। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी नॉट हैविंग मोर देन 5 एलिमेंट्स।
ए और बी का ए क्रॉस बी के सबसेट चाहिए जिसमें 5 से एलिमेंट ज़्यादा ना हो। थोड़ा सा रुकते हैं इसमें। ओके, गलत कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट n is equal to 2 and nb equal to 4, then we have to find the total number of subsets of a cross b not having more than 5 elements। यानी कि आपको यहाँ पे 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b में। तो कितने सबसेट्स बनेंगे ये बताना है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आपके पास आएंगे, 2 इंटू 4 आ जाएंगे यानी कि 8। तो आपको अगर 8 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में मिले हैं तो इसके टोटल सबसेट्स तो 2 की पावर 8 बनेंगे। लेकिन आपको इसमें सबसेट्स वो गिनने हैं जिसमें 5 से ज़्यादा एलिमेंट ना हो, यानी कि 8 में से 6 एलिमेंट सेलेक्ट करने वाले वेज घटा दें और 8C 7 भी घटा दें और 8C 8 भी घटा दें। तो आपके पास ये तो बन गया 256। 8C 6 को लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स 8C 2 और 8C 2 आ जाएगा आपका 28। 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास 256 माइनस 37 हो जाएगा जो कि एक्चुअली 239 होता है। 239 सॉरी 219 आएगा। 219 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 219 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। फॉर अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन आपके पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है और इसके बाद बॉक्स तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और x का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 4 तक आपको प्रोवाइडेड है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको इसको रीडिफाइन कर लेना है। इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स होगा वो इस तरह से आपके पास आएगा। x1 से लेकर के 2 ले लें, फिर इसके बाद x2 से लेकर के 3 ले लें और x3 से लेकर के 4 ले लें। ओके, तो इस तरीके से आपके पास 3 पीसेस में ये फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। आपको मालूम है कि जब x1 से 2 तक आएगा तो उसका बॉक्स 1 हो जाएगा और जब x2 से 3 तक आएगा तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट जब x 3 से 4 तक है तो बॉक्स आपके पास उसका क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हर एक के अंदर आ रहा है तो वो तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है गिवन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अलग अलग पीसेस की रेंज फाइंड आउट कर लेता हूँ बिकॉज हमें यहाँ पे फंक्शन को रेंज मैक्सिमम मिनिमम ये सब फाइंड आउट करने के लिए रेंज निकालना ही ठीक रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है उसकी रेंज क्या है, क्योंकि x को 1 डालेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखेंगे 2, 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 डालेंगे तो 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1, ओपन इंटरवल लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपके पास हो गया स्टूडेंट्स 4,10 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड वाली जो डेफिनेशन है उसकी रेंज निकालते हैं। तो x को मैं 2 डालूंगा, तो 2 डालूंगा तो आपके पास ये 5 हो जाएगा और 3 डालूंगा तो 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। एंड सिमिलर वे में आप इसके थर्ड वाले पार्ट की भी रेंज निकालेंगे तो सबसे पहले मिनिमम x पुट करने पर मिनिमम y आ जाएगा आपके पास। तो 9 प्लस 1 10 और फिर इसके बाद जब 4 डालेंगे 4 पुट करेंगे तो आपके पास ये 17 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ लास्ट में ओपन इंटरवल है, सॉरी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर ये वाले पार्ट की रेंज ही आ गई है।
अगले पार्ट की रेंज ये है, फिर इसके बाद का जो पार्ट है वो उसकी रेंज 20/3 34/3 है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फंक्शन आपके पास आया है इसको आप किसी भी तरह से 1 1 तो कह नहीं सकते, क्योंकि एक ही रेंज जो है ना वो रिपीट कर रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 से 10, 4 से 10, तो सेम नंबर आपके पास रेंज में दोबारा आ रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा नंबर की इमेज एक जैसी है, तो आप इसे बाइजेक्टिव तो नहीं कह सकते। ओके, अब इसकी रेंज की जहाँ तक बात की जाए तो आप लोग इसे अगर कंप्लीटली देखें तो आपके पास इसकी जो रेंज आपके पास बन रही है वो क्या है, 4 से 10, 5 से 10 और 20/3 से लेकर के 34/3 तक आप कंबाइन करेंगे तो अल्टीमेटली इसकी रेंज आती हुई दिखाई दे रही है। रेंज ऑफ एफ आपके पास बनेगी क्लोज इंटरवल 4 से लेकर के 34/3 तक। तो इसका मतलब ये आंसर भी इसका गलत हो गया। तो मैक्सिमम 34/3 तो हम बोल नहीं सकते स्टूडेंट। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ओपन 34/3 लिया हुआ है अपने पास, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू 4 आएगा, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इज़ द फाइनल आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो लिमिट का है। इस टाइप का क्वेश्चन जेई में कई बार आए हुए हैं, एडवांस में कई बार आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं साइन 2 पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 10 पाई सेक स्क्वायर एक्स, इसकी आपको लिमिट निकालनी है। अगर एक्स पाई की तरफ जाएगा तो सेक पाई जो होता है वो -1 की तरफ जाएगा और कॉस पाई भी -1 की तरफ जाएगा, बट वो स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली आपको साइन 2 पाई अपॉन 10 पाई मिल जाएगा, जो कि 0/0 फॉर्म है। हम लोग इसे चाहें तो लॉपिटल से कर सकते हैं, लेकिन हम इसे नहीं करना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखो आप लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स पाई पे 0 होता है, तो आपके पास अंदर भी 0 बनता हुआ दिखेगा, तो लिमिट निकालना हो सकता है कि आपको आगे ईजी हो जाए। एंड सिमिलर वे में सेक स्क्वायर एक्स को भी लिख दें आप लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सो आप लोग आगे चल के देख सकते हैं कि ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई। नाउ इट इज साइन 2 पाई माइनस 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स, या इसको साइन 2 पाई माइनस थीटा भी चाहें तो हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। 10 पाई प्लस पाई टेन स्क्वायर एक्स आपके पास डिनोमिनेटर में पड़ा है। तो इसके बाद देखेंगे तो आप लोग देखें साइन 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो आप लिख सकते हैं साइन माइनस साइन 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 पाई प्लस थीटा तो आपके पास टेन थीटा ही होता है, तो यानी कि इसे 10 पाई टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसमें स्टैंडर्ड लिमिट्स की फॉर्म बनाने के लिए इसको ऊपर पाई टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई, देखें आप लोग स्टूडेंट्स 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये लिमिट आपके पास जो है ये वाली ये 1 हो जाएगी, फिर इसके बाद जो दूसरी आपके पास पोर्शन बच रहा है ये वाला, इसका लिमिट भी 1 हो जाएगा। लेकिन अभी इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी है तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप लोग देखें मैं इसको लिख रहा हूँ 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स ऊपर एक्स्ट्रा लिख दिया बैलेंस करने के लिए, और पाई टेन स्क्वायर एक्स नीचे लिख दिया। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जो लिमिट आ रही है ये तो -1 हो गया, क्योंकि एक जो ब्लैक गोला बनाया वो तो 1 हो गया और जो रेड गोला बनाया वो भी 1 आ जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है। और 2 पाई अपॉन पाई को तो हम 2 लिख ही सकते हैं। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पाई है सॉरी, आप लोग देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर पाई इज वॉट -1 का स्क्वायर दैट इज 1। सो अल्टीमेटली आपके पास जो लिमिट है वो -2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग देखें, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 0 इज यूज्ड इन राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 से लेकर के 1000। तो 1 से लेकर 1000 तक आपको सारे नंबर लिखने हैं, लेकिन जब इन नंबर्स को लिखेंगे तो कितनी बार 0 को लिखा जाएगा ये आपको बताना है। आपको देखना है कि 1 से लेकर 1000 के बीच में 1, 2 और 3 डिजिट के नंबर होते हैं, और ये जो 4 डिजिट का नंबर है इसमें 3 0 है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। बाकी 3 डिजिट तक के नंबरों के 0 हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ 0 कितने नंबरों पे आएगा ये हमें देखना है, मतलब वंस प्लेस पे कितने नंबरों में 0 होगा ये देखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 10 में से कोई भी डिजिट भर सकते हैं।
यहाँ पे भी 10 में से कोई भी एक डिजिट भर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट सारे नंबर को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, और कितने नंबर उनमें से है जिनमें वंस प्लेस पे 0 आएगा वो हम लोग यहाँ पे काउंट करके देखेंगे। तो 10 इंटू 10 हो गया। आप लोग देखें यहाँ दोनों जगह 0 आ गया, तब ये एक डिजिट का नंबर बन जाएगा, और यहाँ 0 आ गया और यहाँ 0 नहीं आया तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, यानी कि सारे कंसीडर हो रहे हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि तीनों जगह 0 आ गया, तो इसका मतलब वो तो गलत हो गया, क्योंकि हमें तो 1 से 1000 तक के नंबर चाहिए। तो ये एक तरीका हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमने वो नंबर्स फाइंड आउट करे जिसकी वंस प्लेस पे 0 है, राइट। तो यानी कि आपके पास 99 बार 99 टाइम्स तो आपको 0 मिल गया है वंस प्लेस पे। अब हम देखना चाहेंगे कि कितने नंबर ऐसे जिसकी टेंस प्लेस पे 0 आएगा। इसके लिए आप लोग देखना कि अगर यहाँ पे 0 चाहिए तो यहाँ 0 नहीं लाना होगा। यहाँ 0 नहीं ला सकते हैं अपन। क्यों नहीं ला सकते यहाँ पे 0? क्योंकि अगर यहाँ 0 आ गया तो ये भी 0 ही है, तो आपको तो ये 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर 0 आ गया तो सेकंड प्लेस पे 0 आपको कंसिडरेबल नहीं होगा। तो ये सबसे लेफ्ट मोस्ट पे 0 नहीं ला सकते अपन। आप लोग सोच सकते हैं कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल 0 बीच में लिया हुआ और इधर भी 0 ले लिया, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर लेता हूँ तो एक से 1 डिजिट के नंबर बन जाएंगे, और 1 डिजिट के नंबर में सेकंड प्लेस यानी कि टेंस प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता ना। तो ये केस फिर गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 9 चॉइस रहेंगी। फिर इसके बाद यहाँ कितनी चॉइस रहेगी स्टूडेंट्स? 10 चॉइस आपके पास रहेगी। तो यानी कि आपके पास 9 इंटू 10 हो गया, 90 तरीके आपके पास हो गए। तो अल्टीमेटली आप इन तीनों को जोड़ लें, 99 और 90 कितना हो गया? 189, और लास्ट में आपके पास 3 और 0 1000 के अंदर भी है, तो इसको जोड़ लेंगे तो आपका 192 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो काफ़ी सेट प्रोफाइल का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे। साइन एक्स को लिखा जा सकता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और नीचे जो 1 प्लस cos x है इसे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। वी कैन राइट 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और ये dx इंटीग्रेशन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 मैं इसके और इसके दोनों के नीचे लिखूंगा तो आपको मिलेगा 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2, और ये कितना हो गया 10x बाई 2, और ये dx। तो यहाँ से आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नज़र आ रही होगी, ये आपका फंक्शन f(x) हो गया, और ये उसका f'(x) यानी कि डेरिवेटिव हो गया। तो ex f'(x) प्लस f(x) का इंटीग्रेशन क्या होता है? ex f(x) होता है, यानी कि ex 10x बाई 2 प्लस c। इसने कहा कि भाई अगर आपके पास जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन अगर e टू दी पावर x f(x) प्लस c है, तो जो f(x) आपके पास है इसका डोमेन R के अंदर, डोमेन के अंदर, कंप्लीट डोमेन के अंदर इसकी रेंज बताओ। भाई 10x बाई 2 हो f(x) तो f(x) 10x बाई 2 होगा, और 10x की जो रेंज होती है स्टैंडर्ड आपको पता ही है -∞ से लेकर इन्फिनिटी होती है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद देखें नंबर 10 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए आपके पास एक मैट्रिक्स देखें स्टूडेंट्स दे रखी है, और इस मैट्रिक्स में आपको दिया हुआ है। इसके बाद क्या है? A1 क्या है? A1 भी ए मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब एक चीज़ समझना, अगर आप कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाते हो और उसके बाद ट्रांसपोज करते हो तो एडजॉइंट मिलता है, लेकिन आप तो ट्रांसपोज कर ही नहीं रहे हो, इसका मतलब आपको एडजॉइंट का ट्रांसपोज मिलेगा, राइट। तो ये आपके पास जो A1 है वो एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोजिशन है, जिससे आप चाहें तो एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज करें या एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज करें सेम होता है। फिर इसके बाद कंटिन्यूटी में आगे क्या लिखा हुआ है? A to be a matrix formed by the cofactors of elements of matrix A1, यानी कि इस बार आपने क्या करना है? A2 बनाना है और वो A1 के साथ में बनाना है, यानी कि आपको A2 मिलेगा एडजॉइंट ऑफ A1 का ट्रांसपोज, जैसे ऊपर लिखा उसके बेसिस पे। लेकिन आपको पता ही है कि A1 का ट्रांसपोज क्या है? A1 का ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास आएगा एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, राइट। तो आप लोग ट्रांसपोज अंदर ले जाएंगे तो आपको अल्टीमेटली मिल गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, ये आपको मिल जाएगा। अब इसी तरह से आप लोग को कंटिन्यूटी में चलते चले जाना है और लास्ट में A10 की बात करनी है। आप लोग देख सकते हैं कि जब एक बार A1 1 निकाला तो यहाँ पे A ट्रांसपोज पे ख़त्म हो गया, 2 पे आपके पास यहाँ 2 बार
एडजॉइंट लेकर के ए लिखा हुआ है, तो अगर आप 10 बार ए की पावर 10 नहीं है, सॉरी, ये ए 10 आपको फाइंड आउट करना है। तो ए 10 आपके पास क्या होगा, एडजॉइंट कितनी बार लिखा हुआ होगा, 10 बार आपको एडजॉइंट लिखना पड़ेगा और लास्ट में आपके पास ए आ जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं 10 टाइम्स हमने एडजॉइंट लिखा है। अब फाइनली आपके पास जो ए 10 का डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालने के लिए कहा है, तो ये आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 पे 10 पावर, क्योंकि 10 बार जब आप एडजॉइंट लोगे तो आपको मिलेगा इसका डिटर्मिनेंट डिट ए की पावर n-1 की पावर 10, बट n क्या है, ए का ऑर्डर है जो कि 3 है, यानी कि 2 की पावर 10 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मिला डिट ए की पावर 1024। अब इसके बाद हमें डिट ए भी रिक्वायर्ड होगा, तो अपन अगर डिट ए निकाल लें यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा कि 1 1, फर्स्ट कॉलम के अबाउट खोल रहा हूँ मैं इसे, और फिर इसके बाद -1 और -1 -2, ये तो आपके पास 3 आ जाता है। तो यानी कि आप लोग लिख सकते हैं इसे 3 की पावर 1024। तो आपका ये आंसर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला लाइन एंड वाई एक्सिस। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पैराबोला है वो इस तरीके से अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला दिया हुआ है, और जो लाइन आपके पास है वो इस तरह से पॉजिटिव स्लोप की है, और ये ऐसे करके दो जगह इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अब हमें क्या फाइंड करना है, पैराबोला लाइन और वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया चाहिए, तो वो ये वाला आपको मिलेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए आप एक काम करेंगे, वर्टिकल स्लाइसिंग कर देंगे। तो वर्टिकल स्लाइसिंग में भी आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट के। तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, आप लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से y पुट कर दें, तो 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो गया, और 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 से डिवाइड करके और सारी टर्म्स को एक तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा। तो आपको मिला x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 बराबर 0। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको 4 मिल रहा है। तो जो एरिया होगा बाउंडेड वो आएगा ऊपर y माइनस नीचे y, ऊपर y लाइन से आपको मिलेगा, यानी कि 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे y आपको पैराबोला से मिलने वाला है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है x बराबर 0 से लेकर के 4 तक, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे लास्ट में 4 तक आपको मिलेगी, तो 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना है। तो अब इसमें से अपन एक काम करते हैं, इंटीग्रेट शुरू करते हैं इसका। तो 3x का इंटीग्रेशन होगा 3x स्क्वायर बाई 2, ओके, और 12 का इंटीग्रेशन आपके पास 12x हो गया, और जो बाहर हाफ है 1/2 है उसको हाफ बाहर लिख देते हैं, और 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 4। अब 0 से लेकर 4 आपकी लिमिट्स थी, तो हम लोग 0 पुट करेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे, तो बस 4 ही पुट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 3/2 इंटू 16 और 48, 64/4 आपके पास कितना हो जाएगा, 4 क्यूब अपॉन 4 करेंगे तो 4 स्क्वायर, यानी कि 16 केवल रहेगा। तो ये आ गया, तो ये 12 प्लस 24 माइनस 16 आ गया, तो ये 8 आ जाएगा, 8 और 12 20 स्क्वायर यूनिट्स आपको मिलेगा। तो ये आंसर आएगा। तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो जेई में आते रहते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉमन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे x कॉमन आ जाएगा और ये y प्लस 1। साफ दिख रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन दिखाई दे रही है। ओके, हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इसमें dy के साथ में सारे y की टर्म्स ले लेते हैं, तो y प्लस 1 अपॉन y आ जाएगा, और इधर dx ले जा रहे हैं तो आप x प्लस 1 और x दोनों इस तरफ रखेंगे। तो अब इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई वाई डी वाई, और इस तरफ 1 प्लस 1 बाई एक्स
dx आ गया। सो अल्टीमेटली ये तो y हो गया, इसको आप ln y ले लें, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो गया और 1/x का इंटीग्रेशन ln x आ जाएगा और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट x आपको c आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास बन गया y माइनस एक्स इक्वस टू, ये ln y राइट में जाएगा तो ln x माइनस ln y कितना हो गया, ln x बाय वाई। तो आप लोग अगर इस इक्वेशन के साथ में इसको कंपेयर करें तो आपको दिख रहा होगा कि जो लैम्डा आएगा वो -1 होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे y माइनस लैम्डा एक्स है तो लैम्डा इज 1, आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x हैविंग अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो np होता है और वेरिएंस होता है npq। तो अगर अपन इस दोनों को सॉल्व कर लें तो आपके पास 6q बराबर 3 आ गया, तो q तो हाफ हो गया और हाफ q है तो p भी हाफ ही आ जाएगा। तो अगर मैं p को यहाँ पे हाफ पुट करता हूँ तो n कितना आ गया स्टूडेंट्स, 12 आपके पास आ जाएगा। तो ये आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए, तो इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 और माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 लिखा जा सकता है। अब 12 ट्रायल्स आपने किए हैं तो 12 से 0, क्योंकि आपको सक्सेस 0 चाहिए तो सारे फेलियर हो जाएंगे, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी हाफ ही है, तो हाफ की पावर 12। फिर इसके बाद 12 में से एक सक्सेस चाहिए तो हाफ की पावर 1, सक्सेस की पावर 1 हो जाएगा और जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है उस पर 11 पावर आ जाएगी। सो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे 1/2 की पावर 12 हो गया और ये आपके पास 12/2 की पावर 12 हो जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं 2 की पावर 12 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 12 तो आपको पता है 4096 होता है, तो 4096 में से 13 आप लोग ऊपर माइनस कर दें तो आपके पास ये हो गया 4083। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास यहाँ पे गिवन है a क्रॉस c इज इक्वल टू -4 भी लिखा जा सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी वैक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स आपको गिवन है और ये एक इक्वेशन आपको दी हुई है, ये फाइंड करना है। तो ए और सी के मैग्नीट्यूड पता है तो अल्टीमेटली अगर ये फाइंड करना है तो आपको ए और सी के बीच का एंगल मालूम चलना चाहिए, तभी ये थोड़ा इजीली आपको मिल पाएगा। तो पहले तो हम इसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। हम लिख सकते हैं इसे ए डॉट सी इंटू बाहर ए वैक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू बाहर लिख देते हैं सी वैक्टर और इधर -4 भी। अब इसके बाद क्या करें, a डॉट सी को लिख सकते हैं ए सी कॉस थीटा और ए सी आपके पास 15 हो गया, तो 15 कॉस थीटा इंटू ए वैक्टर आ जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो गया आपका 9 और इधर आपको -4 भी लिखा है। अब इसका खुद के साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो आपको मिलेगा 225 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 81 मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू 9 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा कॉस थीटा ए डॉट सी और इधर राइट हैंड साइड में 16 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास और भी जो वैल्यूज़ हैं उसको भी हम पुट कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर फिर से 9 हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और 81 मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर आपके पास 25 है ही और ये -270 ए डॉट सी कितना हो गया ए सी कॉस थीटा यानी कि 15 कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपके पास 16 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर तो 16 ही है आपके पास, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में से आप 15 कॉमन ले लें और साथ में 9 भी कॉमन आ ही जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी कॉमन है, तो आप लोग देख लें 15 यहाँ से बचेगा, 15 9 कॉस स्क्वायर थीटा चला गया और इधर भी आपके पास 15 और 9 तो 30 यहाँ बच जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और राइट हैंड साइड में आपके पास हो गया 16 इंटू 16 माइनस 81 इंटू 25। तो अब इससे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास देखें कि क्या बन रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो है
केयरफुली देख लेते हैं इसमें। इस पे 16 मल्टीप्लाई हो गया और 81 इंटू 25 उधर जाकर के आपके पास माइनस हो गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 256 माइनस 81 मल्टीप्लाइड बाय 25 से, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसलिए मैं कैलकुलेटर से ही करके देख लेता हूँ अभी। तो आप लोग देखें ये आपके पास आ रहा है, और इस तरफ लेफ्ट में आपके पास ये माइनस का 15 है, तो आप लोग देखें 15 इंटू 15 इंटू 9 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया 1769 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 9, ये आपके पास आ रहा है। तो अब इसके बाद क्या करना है हमें इसमें यहाँ पे देखना है कि कॉस थीटा कितना आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा निकल सकता है, वैसे इसको पहले सिंप्लीफाई में कर लेता हूँ। अब 225 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आप लोग लिख सकते हैं। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिला 256 डिवाइडेड बाय 2025। अब मैं जो निकालना वो ए क्रॉस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो कि आएगा ए सी साइन थीटा, ए सी साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए सी आपके पास है 15, 3 इंटू 5 15, तो 15 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 2025, तो आप लोग इससे 15 से कैंसिल कर देंगे, तो आपको अल्टीमेटली 256 डिवाइडेड बाय 9 मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 256 डिवाइडेड बाय 9, ये आपके पास आएगा। AC का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर है, सॉरी है, तो ये आपके पास हो गया 15 स्क्वायर, 2025 कट जाएगा तो आपको 9 मिलेगा, देखिए ये कट जाएगा तो 9 केवल आ जाएगा। तो आंसर आपका 256 डिवाइडेड बाय 9 है। तो थोड़ा सा ये मुझे अभी तक के इस पेपर में सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव लगा है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स आपको 2/2 की दे रखी है और एक और इक्वेशन आपके पास ये वाली गिवन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम इस मैट्रिक्स का पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एंट्री में से लैम्डा घटाएंगे। तो अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 18 बराबर 0, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 10, 8 माइनस 18 सॉरी माइनस 10 आपके पास हो गया। और इस पे आप लोग देख सकते हैं कि केली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ज़ीरो बनाएगी, ओके, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बनाएगी या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये ओ आ जाएगा, ज़ीरो की जगह ओ आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कंपैरिजन से ए आपका -6 है और बी आपका -10 है, तो a + 2b निकालेंगे तो -6 - 20 कितना हो गया, -26 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक ईजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि अब -1 to 1 इंटीग्रेट करना है। ये जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है वो एक ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन का -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 होगा। तो ये एक बस वर्बल क्वेश्चन था, इसी तरह से आपको इसे कर लेना था। तो आप लोग इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक लाइन आपके पास गिवन है, देख सकते हैं द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 4 टू द लाइन। आपको इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, किससे, 1, 2, 4 से। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वल टू r ले लेते हैं। तो इस पर हम लोग एक पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट तो p मान लेते हैं और ये परपेंडिकुलर का जो फुट आएगा उसको हम q मान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आपके पास q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, r+2 और 2r+7 और -r+3। अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे ऑफ PQ। PQ का डायरेक्शन रेशियो होगा r+2 -1, तो r+1, 2r+7 -2, तो 2r+5 -r+3 -4 करेंगे तो -r-1 आ जाएगा। बट ये लाइन जो है वो इस ये जो PQ आपके पास है, सॉरी, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो r+1 इंटू 1 और +2 टाइम्स 2r+5, फिर उसके बाद -1 टाइम्स -r-1 को 0 कर दें। ओके स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 4 ऑन द स्ट्रेट लाइन लाइज इन द इंटरवल। तो आपको तो बस ये PQ का इंटरवल निकालना है। तो अपन इसको देख लेते हैं कि यहाँ से R 4R और +R, R 4R तो हो गया 5R और +R 6R आ जाएगा, और ये +1
और प्लस 10 हो गया आपका 11 और 1 12, तो प्लस 12 इक्वल टू 0, तो r आपके पास कितना आ गया -2 आ गया। तो q के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गया 0, -4 + 7 3 और -2 + 2 + 3 5 आ जाएगा। तो इससे आपको पी क्यू डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको मिल जाएगी ये डिस्टेंस 0 - 1 का स्क्वायर 1, 2 - 3 1, 4 - 1 ये भी 1 हो गया, तो यानी कि √3 आ गई। और √3 1.732 होता है, आपको मालूम है। तो ये आपको 1 से 3/2 के बीच में तो मिल नहीं रहा, क्योंकि 1 से 1.5 हो गए, तो 0 से 2 के बीच में मिलेगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 0 से 2 के बीच में। वैसे तो 2 से 3 के बीच में भी ये आ रहा है। तो दोनों ही आंसर्स किसके हिसाब से हो सकते हैं क्या? तो एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि इन्होंने एनटीए ने इन्होंने क्या आंसर इसका दिया है। 0 से 2 दिया हुआ है और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो √3 ही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो आंसर है 1.732, सॉरी मैंने गलत थोड़ा इंटरप्रेट कर लिया, 0 से 2 के बीच में तो आ रहा है 1.732, राइट। तो आपके पास एक ही आंसर सी है। थोड़ा मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया स्टार्टिंग में, तो थोड़ा केयरफुली ही देखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया हुआ है, केयरफुली आप लोग समझना। यहाँ से आपको दिया हुआ है कि एक पॉइंट है a 2,3 और इसकी y = x में इमेज p है, y = mx के अंदर इमेज इसकी q है। तो आपको पता है 2,3 की y = x में इमेज क्या होगी, 3,2 होगी। तो चलो p तो हमें पता है। अब इसने क्या बोला कि जो a की इमेज y = mx में वो q है। तो एक काम करते हैं, y = mx को पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो 2,3 की इमेज अगर मैं एक्स वाई मान लूँ तो मुझे इस तरीके से निकालना पड़ेगा। आपको पता है फॉर्मूला, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। -2 2,3 इस लाइन में पुट कर दो, 2m - 3 डिवाइडेड बाय m² + 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप x निकालेंगे तो आपको मिलेगा +2 और -2m 3 डिवाइडेड बाय m² + 1, और जो y आपके पास निकलेगा वो आएगा 3 + 2 टाइम्स 2m - 3 डिवाइडेड बाय m² + 1। अब ये जो पॉइंट आपके पास निकला है ये q के कोऑर्डिनेट्स है एक्चुअली, बट वो m की टर्म्स में। इसने कहा कि जो PQ है ना वो ओरिजिन पास कर रही है। तो एक काम करते हैं, OP लाइन की इक्वेशन निकालते हैं अपन। तो OP लाइन की इक्वेशन ऑब्जर्वेशन से आप देखें तो 2x = 3y आएगी। तो अपन यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं इस पॉइंट Q को, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना वो OP लाइन पे लाई कर रहा है, बिकॉज PQ ओरिजिन से पासिंग लाइन है। यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x, तो x हम लोग ये पुट कर देते हैं 2m - 3 डिवाइडेड बाय m² + 1 और इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 टाइम्स y, तो 3 + 2 टाइम्स 2m - 3 डिवाइडेड बाय m² + 1। इसमें आप लोग थोड़ा सा देखना कि आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर वैसे मिल जाएगा। मैं फिर भी चलो ठीक है इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ये 4 और ये 9, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 6 टाइम्स 2m - 3 डिवाइडेड बाय m² + 1, और ये हो गया -4m, तो राइट में +4m आकर के 2m - 3 डिवाइडेड बाय m² + 1 हो जाएगा। अब इसे m² + 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको मिल रहा है, और इधर 6 + 4m मल्टीप्लाइड बाय 2m - 3 आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा ऐसे कर लें कि m को -1 सेटिस्फाई कर रहा है एक्चुअली, आप लोग देख सकते हैं। या तो अपन पूरा इस क्वाड्रेटिक को आगे सॉल्व करें। ओके, क्वाड्रेटिक बन रहा है m के अंदर, यानी कि 2 पॉसिबल स्लोप्स आएंगे, एक नहीं आएगा, इसके 2 आंसर्स आएंगे। तो m की एक वैल्यू -1 ऑब्जर्वेशन से अगर आपको दिखता है तो पुट कर दें, चेक कर लें, अदरवाइज आपको पूरा सॉल्व करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इस तरह से भी करेंगे तो समटाइम्स आपको जल्दी आंसर मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक AGP आपको दिखाई दे रही होगी। इसका सम निकालना कैसे होता है, कैसे करते हैं अपन, 1 + 3/2 + 5/4 + 7/8, और लास्ट में आपके पास जो है वो है 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1। तो ऑब्वियसली इसमें n टर्म्स आपको दिख रही होगी, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें दिखाई दे रही है। अब इसको कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करें। जब भी AGP का सम निकालना है तो कॉमन रेशो जो GP का दिख रहा है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो हाफ से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये आपको मिल रहा है, और ये जो लास्ट टर्म है थोड़ा आगे लास्ट में शिफ्ट हो जाएगी, 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2n।
अब दोनों इक्वेशन को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास 1 प्लस 2/2 प्लस 2/4 प्लस 2/8 ऐसे करके चलेगी, और ये लास्ट टर्म माइनस में आपको मिल रही है -2n-1/2n। नाउ दीज आर n टर्म्स, आप लोग देख सकते हैं। और ये जीपी है क्या? ये जीपी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपके पास यहाँ से देखें तो ये जीपी है, लेकिन फिर तो ये n-1 टर्म्स आपके पास हो गई है ना, क्योंकि ये n-1 टर्म्स थी और इसी के नीचे ये n-1 टर्म्स थे, तो आगे भी नीचे n-1 टर्म्स आ जाएगी। तो a 1 माइनस आर की पावर n, आर आपके पास यहाँ पे ए जी पी का हाफ है, तो n-1 और 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ आ जाएगा नीचे, और ये -2n-1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। सो अल्टीमेटली आपके पास बन गया 1 प्लस 2 माइनस हाफ की पावर n-2 आ जाएगा, और ये -2n-1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। तो ये तो स्टूडेंट्स हाफ एस की वैल्यू आ रही है। तो अपन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो आपके पास s हो गया 6, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 की पावर n-3, और 2n-1/2 की पावर n-1। तो अब इसमें क्योंकि हमें 8 पे निकालना है, तो fn आ गया, f8 चाहिए, तो ये आपके पास होगा 6 माइनस 1/2 की पावर कितना आ जाएगा, अपन ने क्योंकि n को 8 रखा तो ये 5 आ जाएगा, और ये आपके पास 16 माइनस 1 17 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7 आ जाएगा, क्योंकि हमने n को 8 पुट किया था। तो अब अपन इसमें 2 की पावर 7 एलसीएम ले लेते हैं, तो आपको 2 स्क्वायर 4 बचेगा यहाँ पे, और ये प्लस 17 आ जाएगा। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जो आया है n को 8 रखने पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे ये 15 आएगा, सॉरी, ठीक है ना, ये 15 हो जाएगा। तो ये आपके पास तो 4 है ही, तो अल्टीमेटली 6 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। द फोकस एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स आर। आपके पास कोई एक इलिप्स है, उसका फोकस दिया हुआ है 3,4 और डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है। एक बार इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं। इसका दोनों इंटरसेप्ट 1 है लाइन के, और ये ओरिजिन हो गया आपका, ये 1 ये 1, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3,4 जो है वो यहाँ पे कहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 3,4 थोड़ा और उधर जाएगा वैसे तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना रहा हूँ ताकि थोड़ा आइडिया लगे हमें। 3,4 राइट, ये एक फोकस हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलिप्स आपके पास दिया हुआ है इसकी सेंट्रिसिटी हाफ है, और फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस क्या होती है, ए ई माइनस ए बाई ई होती है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x बराबर ए बाई ई, और फोकस ए ई कॉमा 0 होता है। तो 3,4 से लाइन की डिस्टेंस आ रही है 3 + 4 -1/√2। आप लोग देख सकते हैं 7 - 1 6, 3 + 4 7 - 1 6/√2 करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। अब ए तो हमें पता ही है, ए नहीं पता, ई पता है, ई हाफ है, तो ये आपको मिलेगा, ई को हाफ रखेंगे तो मैंने थोड़ा गलती कर दी है, उल्टा साइन लगा दिया है, आप लोग देखें ये आएगा, तो 3√2। तो अल्टीमेटली आपके पास 3/2 ए आ गया, ये 3√2 हो गया, तो ए आपके पास क्या बन गया, 2√2 आ गया। तो ए आपका 2√2 है, तो सी क्या होता है, ए ई होता है, तो 2√2 इंटू हाफ यानी कि √2 आएगा। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि फोकस से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो सी होता है। तो यहाँ से इस फोकस से हमें सी डिस्टेंस इधर जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो आपका जो सेंटर है वो आ जाएगा। तो सी आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस क्या लिखूँ, √2 cos थीटा, और 4 प्लस माइनस, आप लोग देखना 4 प्लस और माइनस √2 साइन थीटा। अभी थीटा क्या है, थीटा इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप, क्योंकि इसका स्लोप क्या है आपके पास -1, तो इसका स्लोप 1 हो जाएगा, तो थीटा आपका 45 डिग्री हो गया, क्योंकि स्लोप 1 है तो थीटा 45, और क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं इसलिए प्लस का साइन यूज़ करना है इसमें, ठीक है। तो cos 45 1/√2, और ये आपको मिलेगा sin 45 1/√2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 4 और ये 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पे सिमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, जो सिमेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन की होती है या फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, उसकी टर्म्स में सी को फाइंड आउट कर लिया है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूछा है। आयटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयटा होता है, आप लोग देख सकते हैं आयटा क्यूब होता है माइनस आयटा, तो ये ऊपर तो बन गया -5 आयटा, तो -5 आयटा अपॉन 2 आयटा प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और इधर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपके पास है। तो ऊपर तो बन गया आपके पास 25 आयटा स्क्वायर, -25 हो जाएगा, और नीचे आपको मिलेगा 2 आयटा प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आयटा का स्क्वायर तो हो गया -4 आयटा प्लस 4 आयटा स्क्वायर, दैट इज -4, और ये +4 आयटा और ये +1 आ जाएगा, और इधर आपका आर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा है ही। और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा 25 डिवाइडेड बाय -4, तो -4 प्लस 1 तो -3, तो +3 लिख दिया, तो ये लिख सकते हैं अपन, और ये आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। 3 + 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3 + 4 आयोटा, नीचे 25 आ जाएगा, ये कट गया, और ये आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से 3 + 4 कॉस थीटा का 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस 5 होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ इसे 5 टाइम्स 3/5 प्लस 4/5 आयोटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं कॉस थीटा 3/5 आएगा और साइन थीटा 4/5 आएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आप निकालेंगे तो 3/5 प्लस 4/5 8/5 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो यानी कि 1.6। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। आपके पास एक पैराबोला दिया हुआ है, इसके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए। आपको पता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, वो हाफ लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो अपने पास यहाँ पे जो पैराबोला दिया हुआ है √3x - y का होल स्क्वायर, ओके, और इधर आपके पास है 48 और x प्लस √3y, यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 2 से, लेकिन बैलेंस भी करना पड़ेगा, 2 एक्स्ट्रा नीचे आ गया, और यहाँ नीचे एक्स्ट्रा क्या है 4, तो ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 से ये 12 हो जाएगा 24, तो ये बन गया √3x - y/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और ये x प्लस √3y अपॉन 2 ये आ जाएगा। तो इससे आपके पास ये बन गया एक्सेस स्क्वायर इक्वल टू लेटस रेक्टम इंटू टेंजेंट एट वर्टेक्स की फॉर्म आ गई है। तो 4a आपका 24 है, तो 2a चाहिए आपको, तो 12 आ जाएगा, तो इसका आंसर 12 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है और इसका वाई एक्सिस के साथ में एंगल दिया हुआ है, देख सकते हैं 60 डिग्री। आपको मालूम है वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन ये होते हैं, और अगर आप लाइन के साथ में एंगल 60 डिग्री बोल रहे हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो 0 × 1 + लैम्डा प्लस 2 - लैम्डा × 1 और प्लस 4 × 0, ये आप लिख सकते हो। नीचे क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 - लैम्डा का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा 2 - लैम्डा का स्क्वायर और ये प्लस 16 स्क्वायर रूट, और यहाँ लिख सकते हैं अपन क्या 0 1 1 तो 1 ही आ जाएगा, ये तो है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और एक cos 60 डिग्री यानी कि हाफ लिखा जा सकता है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो बस आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये आपको मिला, नीचे आपके पास ये तो 1 हो ही गया, और ये 2 लैम्डा स्क्वायर हो गया, -4 लैम्डा 2 लैम्डा -2 लैम्डा हो गया, 4 और 1 5 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी लगता है। तो 4 2 - लैम्डा का होल स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 5, तो आप लोग देख सकते हैं 4 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -16 लैम्डा 16 2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 5, तो ये हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर -14 लैम्डा प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ रहा है। इसको फर्दर सॉल्व करके इसने क्या पूछा है, सम ऑफ लैम्डास चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इनका सम आप लोग देंगे तो -b/a यानी कि 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास 7 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये हमें सॉल्व करना है। तो आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन इनवर्स में कुछ दिया हुआ है इक्वेशन।
तो साइन इनवर्स ऑफ 5/x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 12/x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2/x को तो हम π/2 लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास बन गया साइन इनवर्स 5/x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 12/x जो कि हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 12/x। ओके, तो अब अपन इसमें दोनों तरफ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, साइन ले सकते हैं। तो यहाँ साइन लेंगे तो 5/x आएगा, और साइन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये लिखा जा सकता है, स्क्वायरिंग करेंगे तो 25/x स्क्वायर प्लस 144/x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 169/x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x आएगा +-13। लेकिन आप लोग देखना कि इस इक्वेशन को -13 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आंसर आपके पास केवल क्या आएगा, 13 आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट कोन obtained by rotating a right triangle whose hypotenuse is 2 about a side। तो आप लोग देखना कि अगर किसी राइट ट्राइंगल को किसी एक लेग के अबाउट रोटेट करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक कोन जनरेट होगा। ये 2 दिया हुआ है, इसको x मानते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो वॉल्यूम आपके पास इसका हो गया 1/3 x स्क्वायर y। नाउ वी कैन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आपके पास 4 है, तो वॉल्यूम x और y का फंक्शन है, तो किसी एक को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आपके पास है 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो ये बन गया 1/3 4y माइनस वाई क्यूब। नाउ dv/dy निकालेंगे तो आपके पास हो गया 1/3 4 माइनस 3y स्क्वायर। अब इसके बाद आपके पास इसके जीरोस क्या क्या निकल रहे हैं, 2/√3 माइनस में और प्लस में 2/√3, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, dv/dy का साइन स्कीम, तो यानी कि फंक्शन अप गया डाउन गया, आप लोग देखें यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे डाउन जाएगा, यहाँ पे अप, यहाँ पे डाउन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब आएगा, जब हम y को ले लें 2/√3, तो आपका मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया v 2/√3। तो आप लोग लिख सकते हैं 1/3 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो 4 माइनस 4/3 इंटू 2/√3 आ जाएगा। तो ये बन गया 4 माइनस 4/3 कितना, 12 माइनस 4 8/3, तो 8/3 इंटू 1/3 इंटू 2/√3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास बन गया 16/9√3 पाई मैंने इसमें शायद मिस कर दिया, पाई यहाँ पे भी आएगा, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ देख लें कि आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने तो के पूछा है, तो कंपैरिजन कर लो इसमें, तो के आपके पास कितना आ गया, 16 आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देखें इजी था, वैसे मुश्किल नहीं था। ओके, थैंक यू ऑल। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पेपर डिस्कस करने के टाइम पे मिलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।